जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है और अगर कहीं हमसे कमी होती है तो उसका हमें पता लगता है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, बी महिला सुरक्षा दिवस, सी विज्ञान उन्नति दिवस और डी डाक दिवस। तो दोस्तों याद रखें 1 अगस्त को पूरे भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। दोस्तों याद रखें कि 3 तलाक के खिलाफ कानून कब पारित हुआ पूरी तरह से पूर्णता बन के तैयार, तो 1 अगस्त 2019 को, जिसने 3 तलाक के सामाजिक दुराचार को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। दोस्तों यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था। तो दोस्तों 1 अगस्त 2019 में 3 तलाक का कानून पारित होता है। 1 अगस्त 2020 को यह पहली बार मनाया जाता है और जो 1 अगस्त 2021 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस दूसरी बार मनाया जाता है। मतलब यह कुल दूसरा ही संस्करण है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपके ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी आर्यव्रत बैंक, सी मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और डी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों याद रखें भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक जो मडगाम में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड था, यह वर्तमान में वित्तीय स्थिति के कारण वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों तो बैंक के पास मतलब मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावनाएं नहीं है और बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 99% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGS 1961 से उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों अब जब लाइसेंस रद्द हो गया है बैंक का, तो जो इसमें जमा करता है वो चिंता में आ जाते हैं कि उनका जो जमा राशि है वह कहाँ जाएगी। तो उनको बता दिया गया है बैंक की तरफ से, किसकी तरफ से, RBI की तरफ से कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का जो एक एक्ट है 1961 से, DICGS एक्ट 1961, इसके तहत उनको उनकी राशि पूरी मिलेगी। दोस्तों नजर डालेंगे RBI की तरफ, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। याद रखें दोस्तों RBI का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना मुंबई में ना होकर इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आपसे यह पूछा जाए कि RBI की स्थापना कहाँ हुई, तो कोलकाता में हुई। RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई और पहले अगर गवर्नर तो CD देशमुख और अभी वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है ए श्री दीपक दास, बी श्री संजीत मेहता, सी श्री सुदीप सागर और डी श्री मनीष शर्मा। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। दोस्तों हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कौन से हैं, तो 25वें लेखा CGA है, मतलब लेखा महानियंत्रक हैं। वे 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। वे भारतीय सिविल लेखा सेवा की प्रशिक्षण अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के निदेशक भी रह चुके हैं। तो दोस्तों याद रखें कि दीपक दास वर्तमान में अभी हाल ही में कौन बने हैं, लेखा महानियंत्रक बने हैं और यह 25वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। यह आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथरेन सुरंग के एक छोर को खोलने की निर्देश दिया है। आपके ऑप्शन है ए सिक्किम,
बी नागालैंड, सी बिहार और डी केरल। तो दोस्तों याद रखें, श्री नितिन गडकरी ने केरल राज्य में कुथरेन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। कुथरेन सुरंग केरल राज्य की पहली सड़क सुरंग है। इस कुथरेन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक के संपर्क में काफी सुधार होगा। यह 1.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पीची बजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यह सड़क वन्य जीवों को खतरे में डाले बिना उत्तर दक्षिण गलियारे में महत्वपूर्ण बंदरगाहों और कस्बों से संपर्क में सुधार करेगी। श्री नितिन गडकरी वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में अगर आपसे यह पूछा जाए कि नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। यहां से आपको जो चीजें याद रखनी है मैं याद रखें, अगर केरल की पहली सड़क सुरंग पूछी जाती है आपसे तो आप याद रखें कुथरेन सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.6 किलोमीटर। और साथ में यह किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा भी गया होगा शायद, तो कह नहीं सकते। तो पीची बजहीन वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर यह गुजरती है, यह आपको याद रखना है। देखेंगे दोस्तों अब केरल को, तो जैसे हम भारत के मैप में देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ नीचे साइड देखेंगे ये केरल है, जहां मेरा डॉट तो नहीं जा रहा, लेकिन आप देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु से नीचे में आपको केरल देखने को मिलेगा, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। केरल को अगर हम जूमिंग मैप में देखें तो इसकी सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमाएं साझा करता है। दोस्तों देखेंगे अब केरल के बारे में सामान्य परिचय केवल केरल का और जानकारी। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के राज्यपाल वर्तमान में आर एम मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पड़ोसी राज्य आपको बताया तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में स्थित 3 बांध प्रमुख हैं दोस्तों, तो इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध, दोनों बांध पेरियार नदी पर हैं और चिमनी बांध चिमनी नदी पर है। तो मुल्ला पेरियार बांध और चिमनी बांध तो आपको याद रहेंगे किन किन नदियों पर है, तो पेरियार नदी और चिमनी नदी, राज्य याद रखना है इनके केरल। लेकिन इडुक्की बांध जैसे नदी से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको याद रखें, इडुक्की बांध केरल में है और यह पेरियार नदी पर है, अच्छे से याद रखें। राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों याद रखें, यहाँ पर वायनाड जलप्रपात भी है और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, दोनों आपको याद रखना है। प्रमुख पर्यटक स्थल देखें अगर, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और कलामंडलम यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जिसमें से सबरीमाला मंडल और पद्मनाभ स्वामी मंदिर तो याद रखें दोस्तों, एग्जामिनर के फेवरेट में है, मतलब 1-2 साल के गैप से पूछ ही लेते हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो केरल में स्थित कोच्चि बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। बल्लायनर से फैक्ट है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे याद रख लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं। तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत का पहला साक्षर राज्य केरल है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी केरल ही है, जिस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। और भारत में अधिकतम जीवन प्रत्याशा केरल राज्य की है, क्योंकि यहाँ की विकसित अर्थव्यवस्था के साथ लोग यहाँ के जागृत हैं और साक्षर हैं, तो वह अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं, इसलिए यहाँ की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। देखेंगे केरल से जुड़े अन्य तथ्य दोस्तों, तो स्नेक बोट से रेस, केरल में यह रेस अल्लपुझा की झील में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ से है स्नेक बोट से रेस से, तो इसकी यह झील का नाम याद रखना है आपको, किस झील में, अल्लपुझा की झील में होती है स्नेक बोट से रेस। स्नेक बोट्स चूंकि देखने में स्नेक जैसी होती हैं, इसलिए इन्हें ऐसा नाम दिया जाता है। और कहाँ होती हैं, तो केरल में। केरल में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए 1084 महिला है, मतलब लिंगानुपात यहाँ का सकारात्मक है। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। अब यहां से हम देखेंगे भारत का क्या पहला या विश्व का क्या पहला केरल में लॉन्च किया गया, तो प्लीज यहां से भी बहुत केयरफुली पॉइंट सुनिए। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। केरल का जेंडर पार्क फरवरी माह में शुरू किया गया। साथ ही याद रखें कि केरल में ही भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया था। दोस्तों केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा में
से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन हुआ। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली छोटी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? केरल में। केरल में हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। केरल की टेक्नो सिटी मंगलपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दोस्तों याद रखते जाइए, या तो यह केरल भारत के सबसे बड़े हैं या भारत के पहले हैं, साथ ही या तो यह विश्व के सबसे बड़े हैं या विश्व के बड़े। अगर विश्व का बड़ा है तो याद रखें वह भारत का भी बड़ा ही होगा। केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ? केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में। दोस्तों केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझिंजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतीक्षा नाम की समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य में, तो केरल में। या फिर केरल में के तिरुवनंतपुरम में जो पहली समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की गई थी, शुरुआत की गई थी, उसका नाम क्या था? तो प्रतीक्षा। याद रखें। केरल से जुड़े थोड़े से तथ्य और बचे हैं दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं। तो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल राज्य सरकार द्वारा कोट्टूर के इको टूरिज्म गांव में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ? तो केरल राज्य में। केरल राज्य में कहाँ? तो कोट्टूर जिले के इको टूरिज्म गांव में। केरल के कोझिकोड में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर? तो केरल में। और केरल के कहा? तो कोझिकोड में। और यह किसके? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ही खोला गया है। भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बस जिसे पेट्रोनेट द्वारा विकसित किया गया था, केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई। तो दोस्तों याद रखें, ऐसी बस जो पहली मतलब कॉमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली ऐसी कॉमर्शियल बस पहली कहाँ लॉन्च की गई? तो केरल के कोच्चि शहर में। विकसित किसने किया थे? तो पेट्रोनेट ने। और इंडियन नेवल अकेडमी एझिमाला ने 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और इसके अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। दोस्तों याद रखें, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहां? तो केरल में। साथ ही याद रखें, केरल को शिशु सौहार्द राज्य का दर्जा या फिर बेबी फ्रेंडली राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि यह विश्व में पहला राज्य है जिसे यह दर्जा दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें, अगस्त के लिए भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की। यह एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 7वां कार्यकाल है। तो दोस्तों याद रखें, इससे पहले 6 बार और भारत अस्थायी सदस्य बन चुका है और यह 7वीं बार है जब भारत अस्थायी सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। दोस्तों नजर डालेंगे संयुक्त राष्ट्र की तरफ, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके वर्तमान में सदस्य वर्ग देखें अगर, तो 193 देश इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। तथा महासचिव देखें तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी हमीरपुर। तो दोस्तों याद रखें, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एंड का शिलान्यास किया है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का एक विशाल संकुल आकार आगे बढ़ेगा
लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक्स इंस्टीट्यूट होगा। इससे जटिल अपराधों की जांचों में आसानी होगी। यह इंस्टीट्यूट यूपी पुलिसिंग के विभिन्न नए आयाम स्थापित करेगा। दोस्तों नजर डालेंगे लखनऊ की तरफ, तो यह दो अलग कलर में देख रहे हैं, अभी लखनऊ से रिलेटेड पॉइंट लिखे हुए हैं, प्लीज उनको भी ध्यान रखें आप कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है कि लखनऊ किस नदी के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे। और इसका उपनाम क्या है, तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। याद रखें, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस को की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी विज्ञान मंत्रालय, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय और डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइन की घोषणा की गई है। बायोटेक प्राइड का फुल फॉर्म देखा है तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। याद रखें, पी से प्रमोशन, आर से रिसर्च, आई से इनोवेशन, टी से डी से डाटा और ई से एक्सचेंज, है ना दोस्तों। याद रखना है प्राइड का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से। तो बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। किसने की? जितेंद्र सिंह ने की। इसका उद्देश्य भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। बायोटेक प्राइड का लॉन्च जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अपनी तरह का पहला है। तो दोस्तों यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इस तरह का पहला है बायोटेक प्राइड जैसा। तो यह बायोटेक प्राइड की लॉन्च किसके द्वारा और विकसित किसके द्वारा किया गया, मतलब तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और भारत उन शीर्ष 20 देशों में चौथे स्थान पर है जो जैविक डेटाबेस में योगदान दे रहे हैं। तो याद रखना भारत की रैंक क्या है, फोर्थ है 20 में से, जो कि कौन से हैं, तो जैविक डेटाबेस में योगदान दे रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 5 सदस्य, बी 6 सदस्य, सी 7 सदस्य और डी 8 सदस्य। तो दोस्तों याद रखें, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड में 4 सदस्य से बढ़कर 6 सदस्य हो गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर सरकारकारी निदेशक बनाना है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकेंगे। यह विधेयक सरकारी अधिकारियों की बजाय गैर सरकारी अध्यक्षों के रूप में पेशेवरों को नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। नया डालेंगे दोस्तों नारियल विकास बोर्ड की तरफ। तो नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी 1981 को हुई। इसका मुख्यालय केच्ची कोरल में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय अगर देखें तो बेंगलुरु, चेन्नई और गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय है केरल में। सॉरी दोस्तों, किसके? तो नारियल विकास बोर्ड के स्थित है बेंगलुरु, चेन्नई और गुवाहाटी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस बोर्ड के 6 राज्यों में केंद्र हैं, जो कोलकाता, भुवनेश्वर, ठाणे, पटना, हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर में इसके 6 केंद्र हैं। दोस्तों 6 केंद्र, 3 क्षेत्रीय कार्यालय और एक मुख्य कार्यालय, आप सब याद रखें प्लीज। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी पुरस्कार, बी राजीव गांधी पुरस्कार, सी लोकमान्य तिलक पुरस्कार और डी इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखें, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नामित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाई है। पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर होता है। याद रखें दोस्तों, लोकमान्य तिलक पुरस्कार का जो पुरस्कार समारोह होता है प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को होता है। यह किन की पुण्यतिथि है? तो लोकमान्य तिलक की
पुण्यतिथि है। इस महामारी से प्रभावित वर्ष में यह पुरस्कार 13 अगस्त को निर्धारित किया गया है। पुरस्कार में विजेताओं के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह शामिल है। याद रखना दोस्तों, कितनी राशि मिलती है अगर पुरस्कार में, तो पुरस्कार में 1 लाख। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, तो 1983 में प्रदान किया गया था, पहली बार, याद रखना है। नजर डालेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ, तो संस्थापक आपने देख ही लिए कि साइरस पूनावाला, इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना साइरस पूनावाला ने 1966 में की थी तथा इसके वर्तमान में सीईओ आधार पूनावाला है, याद रखना है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ए साइना नेहवाल, बी मीराबाई चानू, सी पीवी सिंधु और डी भवानी देवी। तो दोस्तों याद रखें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक, तो ओलंपिक पदक मीराबाई चानू लाई हैं इस बार 2020 का, और अब पीवी सिंधु ने दूसरा पदक जीता है। तो दोस्तों अगर मैंने 2020 बोला, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यह टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है यह 2020 का संस्करण है, भले ही 2021 में चल रहा है। तो याद रखें, इसको आप क्वेश्चन में जब देखेंगे तो तभी यही पाएंगे, एग्जाम्स में भी यही पाएंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में यहाँ पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए। तो याद रखें, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा पदक पीवी सिंधु ने जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार सेलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। चीन की बिंग जियाओ को हराकर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में डाला है। इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों याद रखें, इस जीत के साथ पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीतने अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सिंधु ने पिछली बार 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। दिग्गज पहलवान सुशील कुमार बीजिंग 2008 खेलों में ब्रॉन्ज और लंदन 2012 खेलों में सिल्वर पदक जीतकर ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो पीवी सिंधु, और पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम में याद रखें तो सुशील कुमार। सुशील कुमार कब कब, तो 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, और सिंधु कब कब, तो 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम से सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।